class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today we are going to discuss the second part of our chapter power sharing. In the previous class we discussed about Belgium and श्रीलंका. हमने देखा किस तरीके से दोनों कंट्रीज में डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम है और किस तरीके से बेल्जियम ने 4 अमेंडमेंट के साथ इसे मैनेज कर पाए और कहीं ना कहीं जो श्रीलंका जो मेजॉरिटिज्म को फॉलो करना चाहता था वो कहीं ना कहीं सिविल वॉर के साथ एंड करता है. दैट मीन्स कि उनके अंदर ही घरों में युद्ध होने लगते हैं. तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं. द हेडिंग इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों चाहिए एक कंट्री पावर शेयरिंग करे. तो उसका आंसर है दैट पावर शेयरिंग रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. कि इतनी बड़ी लाइन मैं क्यों कह पा रहा हूँ कि सर कि हाँ पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है सोशल ग्रुप्स में. क्योंकि जैसा पता होगा हम लोगों को कि जब हम कहते हैं कि पावर शेयर कर रहे हैं दैट मीन्स हम डिफरेंट हेड्स में पावर शेयर कर रहे हैं. किसी एक इंसान को इतनी पावर नहीं दे रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम अराइज हो. एग्जाम्पल लेते हैं अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री का. क्या होता है इसमें कि हमें पता है कि हमने डिफरेंट काम डिफरेंट लोगों को दे रखे हैं. हमने पावर शेयर कर रखा है एग्जीक्यूटिव के ग्रुप्स में, हमने पावर शेयर कर रखा है लेजिस्लेटिव ग्रुप्स में, हमने पावर शेयर कर रहा है जुडिशरी ग्रुप में. और ये आपस में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट लॉज, कि जो लॉज बनते हैं उसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, ये एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगेन क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि तुमने पावर शेयर कर रखा है एग्जीक्यूटिव के साथ. देन लेजिस्लेचर क्या करता है, उन लॉज को फॉर्म करता है. हमने क्लास 9 में पढ़ा था किस तरीके से लोकसभा से कोई बिल आता है, वो राज्यसभा में पास होता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं इस पर और वो बिल एक्ट बन जाता है. हमने ये पढ़ा था. तो ये कौन कर पा रहा है, ये लेजिस्लेचर ये काम कर रहा है. वो लॉज बना रहा है और एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करा रहा है. ना जुडिशरी क्या कर रहा है, जुडिशरी इन लॉज को इंटरप्रेट कर रहा है. या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लोगों के बीच में, स्टेट के बीच में या स्टेट और यूनियन के बीच में, उन्हें रिजॉल्व करने का ट्राई करता है. तो क्या पावर शेयरिंग डिजायरेबल है कि नहीं है? ऑब्वियसली है. अगर जो सारे फिनोमेना मैंने कहा और मैं कह दूं कि कोई एक व्यक्ति ये काम कर रहा है तो फिर हम पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं. इन केसेस में क्या हो जाएगा कि जो ये एक पर्टिकुलर एक इंसान कहेगा वो करना पड़ेगा, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो. लेकिन जब हम पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट हेड्स में, तो सपोज कि लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ लाया जो कि गलत है, लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुडिशरी पिक्चर में आती है, अपने आर्टिकल 13 का यूज करती है और इस तरह के लॉज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है. क्यों कर पाए, अगेन जो पर्पस हमारा क्या है, क्योंकि हमने पावर को शेयर कर रखा है, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं. अगेन हम जब पावर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डाइवर्सिटी को मौका देते हैं पार्टिसिपेट करने का. अगेन मैं कैसे कह पा रहा हूं, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. क्योंकि मैंने कहा कि कोई बिल पास हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा से, अगर मैं कहता हूँ ऐसा करके, या डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सीनियर्स हो सकते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमने 543 मेंबर्स होते हैं. यहाँ पे पहले कितने थे, पहले 545 थे, लेकिन अभी रिसेंट अमेंडमेंट में क्या हुआ है, जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट थी वो रिड्यूस कर दी गई है. तो ये नंबर्स क्या शो कर रहा है, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हमने डाइवर्सिटी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है. तो जो भी कंट्री पावर शेयरिंग कर रही है कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर रही है. टेक अवे क्या है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, मेरा यही मैटर था कि मैं तुम्हें ये समझा पाऊँ कि जितनी ही हेड्स बनाओगे, जितनी ही तुम आप पार्ट्स बनाएंगे और इनके बीच में अगर पावर शेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि पावर आर डिवाइडेड. और जितना पावर डिवाइडेड है उतनी ही बड़ी डाइवर्सिटी को आप मौका दे रहे हैं पार्टिसिपेट करने का. नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, पावर शेयरिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है पावर शेयरिंग. कैसे, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं हम लोग, लेट्स डिफाइन डेमोक्रेटिक कंट्री और यू कैन से लेट्स डिफाइन डेमोक्रेसी. तो क्या हम कहेंगे ऐसा कि वो कंट्री जहाँ पे लोग
के पास पावर होता है, लोगों के पास पावर होता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हमारे लिए गवर्नेंस में हेल्प करते हैं। तो जब ये प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, आप लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, किसके लिए, गवर्नेंस में हेल्प लेने के लिए। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, मैं पूछता हूँ आपसे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि सर, फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर शेयरिंग रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, and second thing, this is a part of a democratic process, because in a democracy peoples have to appoint, or you can say people have to elect their representative so that they can help in governance। ऐसे आंसर करना है, केवल लाइन नहीं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स अगर दोगे तो एग्जाम्पल के साथ मैं बेटर समझ पाऊंगा, और मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे भी दिए। अगर तुम देखो, अगर श्रीलंका ने ये पावर शेयरिंग की होती, अगर उन्होंने सिन्हाला को सारी चीज़ें ना दे दी होती, उनके लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज ना कर लिया होता, उनके एडमिशन में हेल्प नहीं की होती, यूनिवर्सिटीज़ में हेल्प किया उन्होंने, तो वहाँ ने कहीं ने उन्होंने पावर शेयरिंग की कहाँ। उन्होंने तमिल स्पीकिंग पीपल और मान लो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल में उन्होंने पावर शेयरिंग की ही नहीं। पावर शेयरिंग नहीं की तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कोई कंट्री अगर नहीं चाहती है, स्मार्ट कंट्री है, तो वो क्या करती है, ऐसी पोजीशन कभी भी अराइज नहीं होने देती है। तो होप ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम शिफ्ट करते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एक जब मैंने तुमसे कहा था कि पावर हम डिवाइड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो कैसा है ये, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की थी। तो इसीलिए इस तरह के पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो इस तरह की कई फॉर्म्स हैं जहां पे हम पावर शेयरिंग करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एज पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल। ऑब्वियसली क्या है, डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंट स्पिरिट में से आता है पावर शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे पावर किसी एक लोगों के हाथ में नहीं होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मोर ओवर द पीपल इन पावर are not only responsible for their decision, but they are also held accountable for it. That means कि केवल उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, बट ऑल्सो इफ यू हैव टेकन द डिसीजन, यू विल बी द अकाउंटेबल वन ऑल्सो। वाई आई एम सेइंग दिस, अकाउंटेबल मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जवाबदेही किसकी बनेगी, जो ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गवर्नमेंट इज इन सेशन, कोई फैसले लेती है सरकार, तो हम क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन ऑपोजिशन उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। हमने क्लास 9th में क्वेश्चन आर के बारे में पढ़ाई की थी कि क्वेश्चन आर क्या होता है। क्वेश्चन आर वो आर है जो 1 घंटे के ड्यूरेशन का होता है, जिसके दौरान अपनी रूलिंग पार्टी से तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन क्वेश्चंस का आंसर करना। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, अगेन जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि पावर यहाँ पे शेयरिंग अनिवार्य है। पावर शेयरिंग also give respect to each and every social group, which is rarely seen in any other type of democracy. Obviously, जहां हम देखते हैं कि किसी अलग तरह की डेमोक्रेसीज में इस तरह की फीचर्स नहीं प्रेजेंट हैं, और जब हम अपनी डेमोक्रेसी की तरफ अपना चेहरा मोड़ते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगेन, ये तो मैंने एक इंट्रोड्यूस किया कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, क्योंकि इसके स्पिरिट में पावर शेयरिंग है। अब क्या है, ये एक्चुअली में टाइप्स हैं क्या, इन सारी चीज़ों देखते हैं जो फॉर्म्स की बात में हमने की है। पहला है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि हम पावर शेयरिंग करते हैं किसके बीच में, ऑर्गन्स क्या हो गए, कि गवर्नमेंट के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स। मैंने अभी बताया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। मैंने अभी बताया था एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर कौन होते हैं, जो लॉज बनाते हैं। और जुडिशरी कौन होती है, जुडिशरी वो होती है जो इन लॉज को इंटरप्रेट कर रही है, या फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं दो स्टेट के बीच में, स्टेट या यूनियन के बीच में, या अलग अलग मैटर्स में। यहाँ पे जुडिशरी का रोल आता है। तो क्या है, पावर डिवाइडेड है ऑर्गन्स के बीच में, इसी को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। अगर एग्जाम में मैंने पूछा कि ऑर्गन्स के बीच में कैसे पावर डिवाइड किया गया है, या फिर व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस आल्सो। द पावर डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
is horizontal where different organs of the government at the same level. क्या बताया मैंने? यहाँ पे सारे ऑर्गन्स क्या हैं? एक समान लेवल पे हैं जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन में. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जुरिडिक्शन. अब इस वर्ड जुरिडिक्शन को समझते हैं. जुरिडिक्शन क्या हो गया? कार्य क्षेत्र का एरिया. सपोज कोई गवर्नमेंट है जो कि स्टेट में है. स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट है, यूपी है मान लो. तो यूपी की जुरिडिक्शन क्या होगी? उसका एरिया, यूपी के जो क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उसका जुरिडिक्शन वो होगा. अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की, अगर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन एरिया क्या होगा? पूरा पैन इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरी इंडिया उनकी है, तो फिर पूरे इंडिया के लिए उनके डिसीजन मान्य होंगे. डेट मीन्स अगर अब इन हेड्स पे समझे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के लेवल पे, तो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव का कहाँ पे क्या जुरिडिक्शन है? उसका जुरिडिक्शन है कि वो केवल लॉस को इम्प्लीमेंट कर सकता है. इस लेवल पे तुम्हें इतना ही समझना है. वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्योंकि ये वाटर टाइट नहीं है. देयर आर एक्सेप्शनल पोजीशन जब ये एक दूसरे का काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है. तो जुरिडिक्शन समझने के लिए क्या है यहाँ पे है कि इनके कुछ कार्य क्षेत्र एरिया होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 12th में पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैंने अगर मान लो कोई डिसीजन दिया कि मेरे क्लास के बच्चों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए टिल मंडे, तो मेरा जुरिडिक्शन एरिया है कि मैं केवल ये डिसीजन अपनी क्लास के लिए दे सकता हूँ, किसी दूसरे क्लास के लिए नहीं दे सकता हूँ. उसके लिए किसी और का जुरिडिक्शन एरिया होगा. जिस रेंज तक मेरे डिसीजंस पॉसिबल हैं, जो लोग मानेंगे, वो मेरा जुरिडिक्शन का एरिया है. डेट मीन्स सबके डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शंस हैं. होप अगर ये समझ में आया हो, तो पहला पॉइंट हम वापस से टेक अवे करेंगे कि क्या समझा हमने कि पावर शेयर किया गया है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स. तो हमने ये जाना कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर. होप अगर समझ में आया हो. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है किस तरीके से. यहाँ पे क्या जुडिशरी है, द पावर टू मेक जजमेंट ऑन लॉज, और पार्लियामेंट क्या है? पावर टू मेक एंड चेंज लॉ. ऑब्वियसली मैंने बताया है तुम्हें कि पार्लियामेंट क्या कर रही है. यहाँ पे या तो लेजिस्लेचर लिख लीजिए या तो पार्लियामेंट लिख लीजिए, बात एक ही है. और एक्जीक्यूटिव क्या है? पावर टू पुट लॉज इनटू एक्शन, दैट मीन्स टू इम्प्लीमेंट लॉज. होप ये अर्थ बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि किसी से पूछो जुडिशरी क्या कर रही है, पता नहीं है, लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, पता नहीं है. तो यहाँ से हम क्लियर कर रहे हैं कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कि जुडिशरी इज टू मेक जजमेंट ऑन लॉज और टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. पार्लियामेंट दैट इज अ लेजिस्लेचर बॉडी, जिसे हम कहते हैं जो कि लॉज बना रही है, या तो उसमें कोई परिवर्तन. परिवर्तन क्या हो गया? अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट कैसे करती है? आर्टिकल 368 का यूज होकर करती है. फिर मैंने कहा एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराने में हमारा हेल्प कर रही है. फॉर एग्जाम्पल एक आईएएस अधिकारी क्या है? एक आईएएस अधिकारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो लॉज फॉर्म होते हैं, जो पॉलिसीज फॉर्म होते हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूँ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर रहा है. हाई कोर्ट क्या कर रहा है? ये भी जुडिशरी का पार्ट है, ये भी सेम काम कर रहा है. लोकल कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? लोकल कोर्ट भी कर रहे हैं, या फिर तुम सबॉर्डिनेट कोर्ट कह सकते हो. ठीक है. इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट रखी है. क्यों? अगेन जो चैप्टर की हेडिंग है पावर शेयरिंग, हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम इतनी बेहतर तरीके से अपनी बड़ी कंट्री को रन करा पा रहे हैं. इन दैट सेंस किस तरीके से हमने सीखा, जब हमने ये बात सुनी होगी बेल्जियम और श्रीलंका की, तो हमने ये ध्यान रखा कि ये सारी गलतियां हम कभी भी रिपीट ना करें, यहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन ना बनने पाए. अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो, जहाँ पे हमने देखा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में देख लिया, या फिर डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वाज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया. हॉरिजॉन्टल क्या लाइन हो गई? जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हॉरिजॉन कहते हैं. तो क्या सिंपल मतलब कि सीधी लाइन हो गई, यहाँ पे दिखाई देगा मिलता हुआ आसमान, तो फिर इसी तरीके हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो गई. नेक्स्ट हेडिंग इज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दैट मीन्स हमने पावर शेयरिंग केवल हॉरिजॉन्टल वे में नहीं, ऑर्गन्स के वे में ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे भी की है. अभी हमने जाना हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बेसिस पे किया है.
और अगर हम बात करेंगे अब वर्टिकल पावर शेयरिंग के बीच में, डेट मीन डिफरेंट लेवल्स में, तो अगर मैं 3 लेवल आपके लिए ड्रॉ करूं, सबसे टॉप पे क्या हो जाता है, सेंटर गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाने वाला। फिर दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी हो गई, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है। हमने देखा है किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे सेंटर पे क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में बताया आपको मैंने, वहाँ पे पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप विधानसभा कहते हैं, प्लस क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसे आप विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है तो क्या पावर डिवाइडेड है, तो हाँ सर पावर डिवाइडेड है। फिर थर्ड पे कौन सी आती है, लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गई, ये सारे, इवन म्यूनसिपैलिटीज हो गई। कब ऐड हुआ था लोकल पंचायत, आप सबको याद होगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने ऐड किया हुआ है म्यूनसिपैलिटीज और लोकल पंचायत को। तो ध्यान रखना है हमें ये सारी चीज़ें। तो क्या है, कैसे किया है, तो अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर हमने फॉर्म कर लिया। अगर आपको याद हो स्केड्यूल नंबर 7, स्केड्यूल 7 क्या था, स्केड्यूल 7 में ये डिफाइन है कि देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यूजिंग 3 लिस्ट। वो लिस्ट कौन सी है, 3 लिस्ट है, दैट इज यूनियन लिस्ट, दैट इज स्टेट लिस्ट एंड दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट ऐसी हैं जो कि पावर को डिवाइड करती है। यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसपे केवल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। और अगर कॉन्करेंट की बात करें, ये वो लिस्ट है जहाँ पे दोनों स्टेट और यूनियन साथ में बैठते हैं और उन सब्जेक्ट मैटर्स पे डिसीजन लेते हैं। अगर लेकिन मैं रैंकिंग करूं कि मान लो कभी ऐसा होता है किसी सेम सब्जेक्ट मैटर पे अगर तीनों लोग मान लो लॉ बनाते हैं, तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस दे रखी है कि यूनियन लिस्ट को हमने रैंक 1 दिया है। दैट मीन्स कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसे थर्ड पोजीशन दी गई है। इससे भी पहले कॉन्करेंट लिस्ट की बात मानी जाएगी। सपोज कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, तो फिर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट को दी जाएगी। तो मैंने 1, 2 और 3 ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, अगर एग्जाम में आता है तो फिर ध्यान देना है। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर कहीं डिफाइन ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पे रखा जाए, एग्जाम्पल में जब यूनियन लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस की में हो, सेंट्रल इंपॉर्टेंस में कैसे हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, इस तरह के सब्जेक्ट मैटर यूनियन। डिफेंस की बात हो गई तो ये सारी सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में बात की जाती है। अगर स्टेट लिस्ट में बात करें, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। कॉन्करेंट लिस्ट में जहाँ पे दोनों साथ में हो, जैसे कि मैरिज अफेयर्स हो गए, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों साथ में मिलकर बात करते हैं। तो इस तरह से डिवाइडेड है सारे सब्जेक्ट मैटर इन 3 लिस्ट में। लेकिन जो कहीं भी डिफाइन नहीं रहेगा इन तीनों लिस्ट में, उसमें एक रेस्टोरेटरी पावर कहते हैं, जो कि ये कहता है कि वो सब्जेक्ट मैटर अपने आप यूनियन लिस्ट में फॉल करेगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक्स, कोई सब्जेक्ट मैटर है जो कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो जिसका मतलब अपने आप ये कहने का मतलब है कि उसे यूनियन लिस्ट में हम बात करेंगे। दैट मीन्स पे यूनियन, इसका मतलब स्टेट नहीं, सेंटर उस पर रूल बना सकता है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या था, हमने इसमें क्या सीखा कि सर आपने डिफरेंट लेवल्स पे पावर को की शेयरिंग की है। दिस रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस लेवल। वेरियस लेवल मतलब समझ गए होंगे कि यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इन डिफरेंट लेवल्स पे हमने पावर को बांट रखा है। सच एज सेंटर एंड प्रोविंशियल, मैंने कहा यहाँ पे मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट में। ये ब्रिटिश एरा में था कि जब हम स्टेट्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से करते थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था। लेकिन हम कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का यही फिनोमिना ही है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे पावर डिवाइडेड रहेगी सेंटर और स्टेट के बीच में, वहाँ पे फेडरलिज्म है। जो कि अगेन एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, जिसे पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता है। देयर आर समथिंग जिसे कोई भी बदलाव जो परिवर्तन नहीं ला सकता, अगर लाने का प्रयास करेगा तो सुप्रीम कोर्ट से स्टक डाउन कर देगा। इंडिया इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फेडरल सिस्टम। लेकिन अगेन देखो, बुक में वहां लिखा हुआ है कि इंडिया का एग्जाम्पल है, आई विल एक्सेप्ट दिस। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि इज इंडिया a completely federal country,
तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों स्पिरिट हैं। हमारे पास यूनियन की भी स्पिरिट है, फेडरलिज्म भी है। जब हम सेंटर और स्टेट को देखते हैं तो वहाँ पे हम फेडरल सिस्टम हमने अडॉप्ट कर रखा है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि अगर बात आती है डिसीजन मेकिंग की तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो फिर हमने एक टर्म कॉइन किया अपने कंट्री के लिए कि हम क्या हैं, हम क्वाज़ी फेडरल स्टेट्स हैं। दैट मीन्स वी हैव समवेयर वी हैव द स्पिरिट ऑफ यूनियन ऑल्सो, union system also, and we have the spirit of federal system also. In center matter, the power sharing is so exclusive that the certain subject are only exclusive to the union government or the state government. That means कि power sharing क्या है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हमने केवल यूनियन को दे रखे हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट मैटर केवल स्टेट को दे रखे हैं, केवल ये इंश्योर करने के लिए कि क्या है, दोनों हाथ मिला के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट है तो कुछ भी करती रहेगी और नहीं करना पड़ेगा। तो होप हमने दो चीजें सीख ली हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है, सोशल ग्रुप्स में भी हमने पावर को शेयर कर रखा है। सर हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट कि आपने ऐसा कर रखा है? तो मैं कहूँगा, रिमेंबर कि हमने किस तरीके से जो वीकर सोशल ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव दी है लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में। लेजिस्लेशन में हमने दी रिजर्वेशन के थ्रू, और इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलाउ किया है रिजर्वेशन के थ्रू। वो अलग बात है, कुछ लोग इससे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इज रिजर्वेशन इज अ गुड आइडिया और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, हम कहीं और पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ कि आप पावर शेयरिंग मैंने सोशल ग्रुप्स में किया है तो यू विल नॉट डिनाई, तुम कहोगे हाँ सर आपने किया है ऐसा। अब क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। क्या हमने ऐसा किया है? हाँ किया है। अगर बहुत ही ऊपर लेवल पे समझाऊं तो क्या हमने रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में पावर को नहीं बांटा है? हाँ बांटा है। केवल इतना ही नहीं, जो डिफरेंट डिफरेंट अलाइंसेस फॉर्म कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कोलिशन फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं आपको कि हाँ वी हैव दैट मैकेनिज्म जहाँ पे हम पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में कर रहे हैं। मैंने एक इमेज लगाई है आपके लिए कि पॉलिटिकल ग्रुप्स इतने सारे हैं, कई बार अलाइंसेस फॉर्म होते हैं। अलाइंसेस क्या है या फ्रंट्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। फ्रंट या अलाइंसेस होते हैं, बेसिकली ये वर्ड ज्योग्राफी से लिया गया है। जब भी डिफरेंट एयर मास आपस में मिलते हैं कहीं पे, सपोज यहाँ पे कोल्ड एयर है, यहाँ पे मान लो कि वार्म एयर है, तो क्या है, जहाँ पे दोनों डिफरेंट एयर मास मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक फ्रंट फॉर्म करते हैं। इसीलिए अब क्या, अब पॉलिटिकल साइंस में सर क्यों कह रहे हैं अलायंस और फ्रंट की बात कर रहे हैं? इसी प्रकार से जब डिफरेंट पार्टीज साथ में आती हैं गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करने के लिए, मान लो P1 पार्टी P2 पार्टी, तो इसे भी क्या कहते हैं, अलायंस या फ्रंट कहते हैं। तो होप ये याद रहेगा, जिसे तुम गठबंधन की सरकार कहते हो, हिंदी में कोलिशन गवर्नमेंट कहते हो। अगर ये सारी बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों देख के इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करने का प्रयास करें। ठीक है, एक ये है फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन ये है, नंबरिंग हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंट सेक्शन में क्वेश्चन को पेस्ट कर रखा है। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट दैट आंसर आई हैव आस्क्ड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।